लास्ट लेक्चर में आपको बताया था अर्थमेटिक एंड जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। अर्थमेटिक में क्या देखा था आपने कि एक सेल है आपका, इसे कितने बनेंगे माइटोसिस के बाद? दो। एक क्या करेगा? डिफरेंशिएट, और दूसरा कंटिन्यू करेगा क्या करना? डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका? +1, और इसका कर्व कैसा आएगा आपका? स्ट्रेट लाइन, है ना, ऐसे ही आएगा ना, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कौन सा? जियोमेट्रिक, मतलब जिसमें कैसा हो रहा था आपका, है ना, 2n के फॉर्म में, मतलब एक सेल डिवाइड किया, एक से दो बने, दोनों के दोनों क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा डिवाइड करना, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने कर्व देखा था कैसा था आपका? सिग्मोइड शेप था, है ना, मतलब। और इसमें पहला वाला फेज कौन सा था? लैग फेज, फिर आपका लॉग फेज, फिर आपका स्टेशनरी फेज, ठीक है। इतना ही देखा था। उसके बाद इसका कर्व जो होता है कैसा है आपका? सिग्मोइड। कब? जब न्यूट्रिएंट्स आर लिमिटेड। न्यूट्रिएंट को क्या मान लिया हमने? लिमिटेड, और एक्चुअली नेचर में न्यूट्रिएंट लिमिटेड ही होता है, ठीक है। चलो, उसके बाद दोनों का इक्वेशन भी देखा था आपने। इसका देखा था एल टी इजकल टू एल नॉट प्लस आर टी, ठीक है। इसी तरह इसका इक्वेशन हमें देखना था यहाँ से, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज W1, मतलब कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं अपन, लेंथ ले लो, वेट ले लो, हाइट ले लो। यहाँ पे किसको लिया? वेट को लिया, है ना। तो वेट को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? W से। आप लेंथ भी ले सकते हो, यहाँ क्या हो जाएगा? L1 इजकल टू एल नॉट ई आर टी, ठीक है। तो W1 इजकल टू क्या लिखा हुआ? W नॉट ई आर टी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है ना, तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने? ए ले ली, ई ले लिया, क्या ले लिया? ई। तो देखो W1 क्या आपका? फाइनल साइज, वही आपका वेट हो गया, हाइट हो गया, क्या ले सकते हो आप? नंबर, मतलब कोई भी ग्रोथ पैरामीटर ले सकते हैं अपन, है ना। दूसरा क्या आपका? W नॉट इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, वही वाली बात है ना। जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया उसको W नॉट से दिखाएंगे, जब फाइनल ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको किससे दिखाएंगे? WT से दिखाएंगे। R क्या आपका? ग्रोथ रेट, और T क्या है? टाइम ऑफ ग्रोथ, मतलब कितना टाइम मिला। मान लो आप आज आपने उसको देखना शुरू किया 6 बजे, और कल आप ऑब्जर्व कर रहे हो अगले दिन 6 बजे, तो टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स, ठीक है। और ये क्या आपका? बेज ऑफ टैगोर, है ना। अब देखो हियर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट। यहाँ पे आर क्या डिपेंड कर रहा है आपको? रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि अभी पढ़ेंगे दो टाइप के ग्रोथ रेट होंगे, एक रिलेटिव, दूसरा आपका एब्सोलूट, है ना। तो ये यहाँ पे आर जो दिखा रहा है एक्सपोनेंशियल वाले में क्या दिखाता है? रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। दोनों में क्या डिफरेंस है अभी सीखेंगे अभी। तो आर क्या डिपेंड कर रहा है यहाँ पे? रिलेटिव ग्रोथ रेट, एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल, रेफर टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स। मतलब दो चीज दिखा रहा है आर यहाँ पे। एक तो क्या दिखा रहा है आपका? रिलेटिव ग्रोथ रेट। दूसरा क्या दिखा रहा है आपका? एफिशिएंसी इंडेक्स। एफिशिएंसी क्या होता है? मतलब मान लो कि प्लांट है, वह कितना तेजी से या कितना एफिशिएंटली न्यू अपना प्लांट पार्ट बना रहा है, कोई भी नया पार्ट कितना एफिशिएंटली क्या कर रहा है? बना रहा है, कितना जल्दी बना रहा है, रेट क्या, उसे क्या बोलेंगे? एफिशिएंसी इंडेक्स। तो आर दो चीज दिखाएगा यहाँ पे, एक तो रिलेटिव ग्रोथ रेट, दूसरा आपका एफिशिएंसी। हेंस द फाइनल साइज ऑफ W व्हेन डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल साइज W नॉट। इसलिए तो इसको क्या बोला हमने? रिलेटिव ग्रोथ रेट, क्योंकि जो फाइनल ग्रोथ है आपका इसके ऊपर डिपेंड है आपका? इनिशियल साइज के ऊपर, है ना। मतलब इनिशियल साइज से कंपैरिजन करके अपन बताएंगे कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है। मान लो कि पहले लीफ का साइज था 5 ग्राम, 5 सेंटीमीटर का जो भी एरिया था, है ना, वो हो गया बढ़ के 50। कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर का। तो एरिया सीधे कितना बढ़ गया आपका? 45। तो किसके रेस्पेक्ट में आपने बोला? इनिशियल के रेस्पेक्ट में, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव ग्रोथ रेट। जब हम इनिशियल को भी काउंट करते हैं, है ना, जब उससे कंपैरिजन करके अपन ग्रोथ रेट बताते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। और जहाँ पे इनिशियल को अपन नहीं लेते उसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट, ठीक है। देखो, if we plot the parameter of growth against time, we get a typical sigmoid or S curve. A sigmoid curve is a character of living organism growing in natural environment, limited resources. पहले बता दिया कि इन रियलिटी क्या है आपका? रिसोर्सेज कैसा है? लिमिटेड है, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर जो आपका ग्रोथ होता है नेचुरल इन्वायरमेंट कंडीशन के अंदर, नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन के अंदर कैसा होगा? एस शेप का ही होगा। मतलब यह बता रहा है कि जो आपका मोर लॉजिस्टिक कर्व जो है, या मोर लॉजिकल कर्व जो है, कौन सा होगा आपका? एस कर्व। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग है, किस शेप के कर्व को दिखाते हैं? सिग्मोइड कर्व को, है ना। अ सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, है ना। नेचर में जो कर्व आपको देखने को मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, है ना, यही मिलेगा ना, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है, आपका ग्रोथ ऐसा ही होता है। लैग, फिर लॉग, फिर एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? स्टेशनरी, ठीक है। अब आगे देखो, it is typical for all cells, tissues and organs of plant. It is also idealized for cells in culture.
मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब नेचर में जो भी ग्रोथ हो रहा है वो तो आपका कैसा है, आपका आपका कैसा कर्व शो करेगा, एस से, है ना। तो इसके अलावा जितने भी आपके सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है प्लांट के, वो सब कौन सा शेप शो करते हैं, एस कर्व, कौन सा, सिग्मोइड, है ना। दूसरी बात, यह आपका सेल्स इन कल्चर, सेल्स इन कल्चर मतलब जब हम लैब में ग्रो कर रहे हैं उसके लिए भी आपका यही आपका, क्योंकि कल्चर में भी क्या है, न्यूट्रिएंट लिमिटेड है, अनलिमिटेड है नहीं, है ना। तो सेल्स इन कल्चर के लिए भी कौन सा शेप आएगा आपका। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कि ये सब जो आपका नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट का कोई सेल टिश्यू ऑर्गन है ना, या कोई सेल्स इन कल्चर है, उसका कर्व अगर ग्रो करे तो लीनियर मिलेगा, सिग्मोइड मिलेगा, तो क्या बोलोगे, सिग्मोइड। अर्थमेटिक होगा, ज्योमेट्रिक होगा, क्या बोलोगे, ज्योमेट्रिक, है ना। आगे देखो, क्वेश्चन ने पूछ लिया, व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन अ ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज। किसमें बोल रहा है, ट्री के अंदर कैसा एक्टिविटी हो रहा है आपका, सीजनल एक्टिविटी, तो पक्की बात है कौन सा होगा, सिग्मोइड, है ना। चलो, तो एक तो आपने ग्रोथ रेट को कैसे मेजर कर लिया, मतलब आपने मेजर किया, अभी आपने पढ़ा कि या तो जियोलॉजिकल होगा, है ना, मतलब ज्योमेट्रिक होगा, या तो क्या होगा, अर्थमेटिक होगा, ज्योमेट्रिक या अर्थमेटिक, है ना। अब एक और तरीका देखते हैं उसको, क्वांटिटिव मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन आल्सो बी मेड इन टू वेज। पहला कैसा है, एब्सोल्यूट, दूसरा कैसा आपका, रिलेटिव ग्रोथ। अब अपन पहले तो समझ लिए कि ज्योमेट्रिक क्या होता है आपका और अर्थमेटिक क्या होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करके, है ना। तो अगर क्वांटिटेटिव कंपैरिजन करें तो पहला ग्रोथ रेट कौन सा आपका, एब्सोल्यूट, दूसरा कौन सा आपका, रिलेटिव। पहले ही बता दिया, जब अपन इनिशियल पैरामीटर को नहीं देखेंगे तो कौन सा ग्रोथ होगा, एब्सोल्यूट। जब रिलेटिव, आपका रिलेटिव कब कहलाएगा, जब हम इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनल को देखेंगे। फाइनल को किसके कंपैरिजन में देखेंगे, इनिशियल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो देखो, तो ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट, पहला उसका देख लो आप, एब्सोल्यूट का, मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द एब्सोल्यूट, है ना। कि जो भी आपने मेजरमेंट किया, कंपैरिजन किया, इतना ग्रोथ हुआ है इनिशियल का, उसमें कोई रोल नहीं है, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हमेशा कैसे निकालोगे, एफ मतलब मान लिया एरिया हमने ले लिया, कौन सा पैरामीटर ले लिया यहाँ पे, एरिया। एफ क्या दिखा रहा है, फाइनल एरिया, ए आई क्या है आपका, इनिशियल एरिया डिवाइडेड बाई टाइम, रेट दिखा दिया आपका। तो ऐसे निकालेंगे अपन किसका, एब्सोल्यूट। तो देखो, तो यहाँ पे इनिशियल से कोई हमें मतलब नहीं है, लेकिन सेकंड में देखो आप, रिलेटिव में क्या होगा, द ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस, फॉर एग्जांपल पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड द रिलेटिव ग्रोथ रेट। जब हमने किसको इंक्लूड कर लिया यहाँ पे, इनिशियल पैरामीटर को, तो क्या बोल देंगे अपन, रिलेटिव। इसका निकालने का तरीका से देख लो क्या है, ए एफ माइनस ए आई बाई क्या है, देखो तो ए आई, यहाँ पे किससे हमने इसको कंपैरिजन कर लिया, इनिशियल वाले से, समझ में आ रही है। तो जब इनिशियल को आप इंक्लूड करोगे तो कौन सा हो जाएगा, रिलेटिव। यहाँ पे इनिशियल को इंक्लूड नहीं किया फॉर्मूला में, तो क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको निकाल के देखते हैं थोड़ा एक एग्जांपल से। रिलेटिव ग्रोथ रेट इक्वल टू क्या होगा, ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल पैरामीटर। यहाँ पे इनिशियल पैरामीटर ले लिया ना, तो क्या हो गया, रिलेटिव, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100, अगर परसेंटेज निकालेंगे तो, ठीक है। हाँ, एक्सप्लेनेशन से देखो, एक एग्जांपल दिया हुआ है, दो लीफ हमने ले लिया, एक का एरिया कितना दिया हुआ है, ए का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी का कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, है ना। ये दो लीफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, ए का एरिया कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अंडरगो ग्रोथ फॉर यूनिट टाइम, टाइम हमने एक ले लिया दोनों के लिए, मान लेते हैं कितना, 1 वीक, ठीक है, 1 वीक ले लिया हमने टाइम। एंड गिव ए वन इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड बी वन कितना मिल गया आपका, 55। मतलब ए में ग्रोथ हो गया इसलिए उसको लिख दिए ए वन। तो ए वन में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से ए वन हो गया आपका, ए कितना था 5, ए वन कितना हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी कितना था आपका 50, बी वन कितना हो गया 55, है ना। यही दिख रहा है ना अभी तक। तो ए शुरू में कितना था 5, है ना, ए शुरू में 5 था, और बी शुरू में कितना था आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ए ग्रो कर गया 1 वीक में और हो गया ए वन, और ए ग्रो करके हो गया बी वन। ए वन कितना दे रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बी वन कितना है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं है, ठीक है। तो अब निकालते हैं अपन दोनों का क्या, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और रिलेटिव ग्रोथ रेट, है ना। तो आप देखोगे
कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट तो दोनों में क्या दिखाई दे रहा है, सेम। एब्सोल्यूट सेम है कि नहीं? तब इनिशियल को अपन नहीं लेते हैं, तब क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। तो उसमें भी कितना का ग्रोथ है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, इसमें भी कितने का है, 5। एब्सोल्यूट दोनों का आपको सेम नजर आ रहा है ना? एब्सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या देखा था, AF माइनस AI बाई टाइम, यही था। AF कितना है, आप A का अगर निकाले तो AI कितना है, बाई 1, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया, ये वाले ए लीफ के लिए। बी के लिए निकालोगे तो क्या हो गया, 55 माइनस 50/1, कितना हो गया। तो आपको नजर आ रहा है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट दोनों का क्या है, सेम। लीफ ए एंड लीफ बी का क्या है, सेम। या इसलिए आपको सेम नजर आया क्योंकि आपने इनिशियल पैरामीटर को इंक्लूड नहीं किया था। इसको नहीं किया था, नहीं किया था तब। लेकिन एक कॉमन सेंस की बात करें, अबे क्या होता रहता तेरे को बीच। लेकिन अगर इसमें अगर अपन बात करें किसका, रिलेटिव का, तो कॉमन सेंस की बात है, लीफ ए का साइज कितना दिख रहा है आपको, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी का कितना है, 50। इसमें ग्रोथ होने के ज्यादा चांस है और तेजी से होने के चांस है ए में, क्योंकि स्मॉल लीफ है ना। तो इसमें पक्की बात है ग्रोथ ज्यादा तेज होगा इन कंपैरिजन टू बी, है ना। तो देखो आप, अब जब आप रिलेटिव निकालोगे तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा, क्या दिखेगा, डिफरेंस। चलो रिलेटिव निकाल के देखे, चलो रिलेटिव भी निकालते हैं दोनों का। रिलेटिव का फॉर्मूला क्या था भाई, चलो तो ए लिफ का निकाल लेते हैं पहले, है ना। फॉर्मूला आपको ऊपर लिख दे रहा हूं मैं, AF माइनस AI डिवाइडेड बाई AI। अगर परसेंटेज में निकालना है तो इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। चलो निकाल के देखे, चलो ए लिफ का निकालते हैं, कितना है भाई, 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, यही आएगा ना। ठीक है, तो क्या आ गया बताओ तो, 1, 1 आ गया। और 1 आ गया, इसको आप कर दो किससे, कितना परसेंट हो गया, 100%। रिलेटिव ग्रोथ रेट उसमें कितना आपका, 100% है, सीधा सीधा, है ना। चलो अब आते हैं बी के लिए। बी में 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, यही होगा। चलो ये हो गया 5/50 इंटू 100, इससे ये गया, यहाँ से ये गया, कितना परसेंट हो गया, 10%, कितना हुआ। तो कॉमन सेंस की बात थी कि पक्की बात है, लीफ ए का साइज बहुत छोटा है तो इसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस है। तो देखो उसमें ग्रोथ हुआ भी, रिलेटिव कितना, 100%। उसके इनिशियल एरिया को मिला है और उससे उसका फाइनल एरिया मिला, तो एक वीक में उसका ग्रोथ कितना है, 100% है। जबकि बी का साइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था, तो उसमें ग्रोथ रेट पक्का क्या था, स्लो होना था, है ना। तो उसमें ग्रोथ आपका कितना हुआ, रिलेटिव ओनली 10% हुआ। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, कि ग्रोथ रेट फॉर बोथ लीफ ए एंड बी इज सेम। कौन सा ग्रोथ रेट आपका, absolute, but relative growth rate is different, that is for same absolute growth rate relative rate is different। क्लियर है। आपको क्या पता चला इससे, कि हाँ इनिशियल को अगर लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जबकि एब्सोल्यूट में हो सकता है कि दोनों का क्या हो, सेम हो। तो एब्सोल्यूट मतलब वी आर नॉट कंपेयरिंग द इनिशियल पैरामीटर, और रिलेटिव का मतलब ही होता है, रिलेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में, है ना। ठीक है, समझ में आया टॉपिक। चलो यही दिखा रहा, देखो डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। बोथ लीव्स ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर एरिया बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इन अ गिवन टाइम टू प्रोड्यूस A1 एंड B1 लीफ, यही हुआ था ना। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, अब नेसेसरी कंडीशन आप सब जानते हो कि क्या क्या चाहिए ग्रोथ के लिए। पहला, सबसे पहला क्या चाहिए ग्रोथ के लिए, वाटर चाहिए, है ना। वही लिखा है, द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाई सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर, है ना। अब पानी जैसे ही जाएगा तो सेल का क्या होगा, एनलार्जमेंट होगा। तो अगर सेल का ग्रोथ करवाना है तो पानी की जरूरत है ना। क्योंकि पानी ही जाएगा तो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट बढ़ेगा, प्रोटोप्लास्ट बढ़ेगा तो सेल का साइज भी बढ़ेगा। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प इन एक्सटेंशन ग्रोथ। तो सेल्स टर्जिड हो जाएगा, टर्जिड मतलब जब उसमें पानी भर जाता है तभी तो सेल क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, मतलब वो फैलेगा, उसका साइज बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा, दस प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक टू द वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। अगर वाटर स्टेटस सही है तो प्लांट का ग्रोथ होगा, नहीं तो प्लांट क्या हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करता है ना। दूसरा देखो,
वाटर ऑल्सो प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर द ग्रोथ। आप जानते हो कि वाटर एक बेहतरीन सॉल्वेंट है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या रिक्वायरमेंट है आपका, ऑक्सीजन। सबको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हेल्प्स इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटी। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा रेस्पिरेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगा। तीसरा क्या चाहिए आपका जरूरी, न्यूट्रिएंट्स, है ना। दोनों न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ रखा है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दोनों काम करता है। बहुत सारे मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट सीधा सीधा क्या बनाता है, प्रोटोप्लाज्म, और बहुत सारा क्या प्रोड्यूस करता है, उसको एनर्जी देता है ना। अगला अगला क्या आपका, टेम्परेचर। एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस रेंज कुड बी डेट्रीमेंटल टू इट्स सर्वाइवल। कोई भी हो, प्लांट हो एनिमल हो, सबके लिए क्या टेम्परेचर है आपका, है ना, कि जिस टेम्परेचर में, रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो बेहतर सर्वाइव कर सकता है। तभी तो आपने पढ़ा कि ट्रॉपिकल प्लांट्स होता है, टेम्परेट रीजन प्लांट होता है, किसी प्लांट को कम पानी चाहिए होता है, किसी प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है ना। तो टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड है क्या, प्लांट का ग्रोथ। अगला क्या आपका, एनवायरमेंटल सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल लाइट। लाइट इज ए स्टिमुलस फॉर शूट ग्रोथ, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अब देखते हो लाइट आता है तभी आपका स्टेम ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे जाता है, ऊपर की तरफ। मतलब आपका जो शूट है, शूट क्या शो करता है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। दूसरा क्या है, ग्रेविटी। ग्रेविटी इज ए स्टिमुलस फॉर रूट ग्रोथ, इसलिए रूट क्या शो करता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, है ना। चलो, ये टर्म तो पहले ही बता चुका हूं मैं, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ रिवीजन करके, ठीक है। क्या टर्म है आपका, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी चलो एक बार देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन क्या है आपका, देखो, द सेल्स डिराइव फ्रॉम रूट एपिकल, शूट एपिकल एंड कैम्बियम, कोई भी हो, और जैसे ही आपका डिवीजन करेगा ये सारे सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड। डिवाइड होने के बाद सबसे पहला काम क्या रहेगा, डिफरेंशिएट, है ना। डिफरेंशिएट एंड मच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। दिस एक्ट लीडिंग टू मच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है क्या, सेल क्या हो गया आपके, मच्योर हो गए, मतलब वो फाइनल शेप साइज सब ले चुका है और अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो ड्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। पक्की बात है, मच्योर हो रहा है तो न्यू सेल्स था पहले, है ना। न्यू सेल्स में क्या था, प्राइमरी सेल वॉल, अब उसमें सेकेंडरी सेल वॉल आएगा, टर्शियरी सेल वॉल आएगा, है ना। उसका सेल वॉल में चेंज होगा, प्रोटोप्लास्ट में चेंज होगा, शेप में चेंज होगा कि नहीं, वही बोल रहा है कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल्स एंड प्रोटोप्लाज्म। एग्जाम्पल, टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट, याद है ना, द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। ट्रैकियरी एलिमेंट्स बनाना है तो आपने पढ़ा था, याद है ना, जाइलम बेसल इन सब में क्या पढ़ा था आपने, प्रोटोप्लाज्म एक कॉर्नर में होता है ना, वही लिख रहा है। टू फॉर्म अ ट्रैकियरी एलिमेंट द सेल्स वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म। दे ऑल्सो डेवलप अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स टू कैरी वाटर टू लॉन्ग डिस्टेंसेस अंडर एक्सट्रीम टेंशन। उसके सेल वॉल भी कैसे हो जाएंगे आपका, लिग्निन किसका बन जाता है, सेलुलोज का, ताकि वो पानी को बहुत दूर तक लेके जा सके, ठीक है। ये सब कुछ चेंजेस होते हैं, बस आप याद कर लेना ड्यूरिंग क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। अगला क्या आपका, डी डिफरेंशिएशन। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल्स दैट बाय नाउ हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू डिवाइड। ऑलरेडी उसमें क्या हो चुका है, डिवीजन हो चुका है, तभी उसका क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन। अब उसमें डिवीजन का कैपेसिटी है क्या, नहीं है। इसमें डिफरेंशिएटेड सेल्स में अब डिवीजन का कैपेसिटी नहीं है ना। बट दे कैन रीगेन द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन अंडर सर्टेन कंडीशंस। दिस फेनोमेना टर्म्ड एज डी डिफरेंशिएशन। पहले से जानते हो आप कि जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है वह लॉस्ट कर चुका होता है क्या, डिवीजन का एबिलिटी, लेकिन फिर से समहाउ क्या करता हो, रीगेन कर लेता है एबिलिटी टू डिवाइड, दैट इज कॉल्ड एज डी डिफरेंशिएशन। अब जब रीगेन किया है एक्टिविटी तो फिर से क्या करेगा वो, डिवाइड, और डिवीजन के बाद फिर से क्या करेगा, डिफरेंशिएट। तो दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा है, इसलिए क्या बोल देंगे, री डिफरेंस। वही आगे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल पहले याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स ही आपका कैसा सेल है, ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड सेल है ना, वो फंक्शन कर रहा होता है ऑलरेडी।
लेकिन उस पैरेन्काइमा सेल्स में समहाउ फिर से रीगेन कर लेता है एबिलिटी ऑफ डिवीजन, और डिवाइड करके ही वह नया सेल्स बनाता है। कौन? आपके सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और कैम्बियम है। ये सब किसके एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के। किसके एग्जाम्पल है? यही सब याद रखना है, मिल लिया है ना? किसके एग्जाम्पल है? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के। ठीक है, अब देखो रीडिफरेंशिएशन क्या होगा? सेल्स ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम्स आर एबल टू डिवाइड। अब जानते हो ये सब अब डिवाइड करता है, और यही क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, याद है ना? ये सब वही लिख रहा है। Cells of secondary meristems are able to divide and produce cells that once again lose the capacity to divide and mature to perform a specific function. Such cells are called redifferentiated, and phenomenon is termed as redifferentiation. Clear है? चलो आगे देखें। List of tissues and woody dicot plant that are the product of redifferentiation. याद ही होना चाहिए। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क और फेलम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और पेलोडम, ये सब कैसे सेल्स है? रीडिफरेंशिएट। आज बात समझ? ये सिंपल टर्म्स में आप समझ गए, नहीं तो पहले ही बताया है। एक सेल आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, मान लो। कौन सा सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल। इसमें डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद और सेल्स बनाएगा, है ना? जब और सेल्स बना लिया, मान लो पैरेन्काइमा ही बना आपका। क्या बना? पैरेन्काइमा। यह पैरेन्काइमा क्या करेगा? फाइनल शेप एंड साइज लेगा और अपना फंक्शन शुरू करेगा। ये कौन सा सेल हो गया आपका? डिफरेंशिएटेड। अब इसमें ऑलरेडी ये डिवीजन हो चुका है, तो अब डिवीजन नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी सम स्पेशल कंडीशंस के अंदर यह रीगेन कर लेता है। क्या? कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। जब रीगेन कर लेगा तो मतलब फिर से डिवाइड करेगा, है ना? तो फिर से डिवाइड करके क्या बनाता है आपका? सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या बनाता है? सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम किसके एग्जाम्पल हो गए? डी डिफरेंशिएट। अब ये सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या करेगा? फिर से अपना क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा, और डिफरेंशिएट करके बना लेगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये सब। ठीक है, तो सब हो जाएंगे डी डिफरेंशिएट। क्लियर है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब अ ट्यूमर? हाँ, ये पूछ लेगा। ट्यूमर इज अ प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन। ट्यूमर कैसा प्रोडक्ट है आपका? डी डिफरेंशिएशन का। पूछेगा ट्यूमर सेल्स या कैंसरस सेल्स, इसके एग्जाम्पल है, तो क्या बोलोगे? डी डिफरेंशिएटेड सेल्स का। What would you call the parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture? It is de-differentiation, and cells are de-differentiated. देखो तो parenchyma cells ऑलरेडी कैसा सेल है? डिफरेंशिएटेड। उसको फिर से हमने क्या कर दिया? डिवाइड करवाने का एबिलिटी उसमें प्रोड्यूस कर दिया, तो सेल को क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटेड सेल बोलेंगे ना। पैरेन्काइमा सेल्स को डिफरेंशिएटेड नहीं बोलोगे आप, ऑलरेडी पहले क्या था? डिफरेंशिएटेड। लेकिन उसमें फिर से पावर ऑफ डिवीजन लाया गया, तब उसको क्या बोल देंगे? डी डिफरेंस। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में कैसा हो? डिफरेंशिएटेड। लेकिन उसमें हमने जनरेट कर दिया पावर और फिर से डिवीजन, तब उसको क्या बोल देंगे? डी डिफरेंशिएटेड। क्लियर है? क्या कोई डाउट पूछो? डिफरेंशिएशन इन प्लांट्स इज ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट maturity, है ना? The final structure as maturity of a cell or tissue is also determined by the location of the cell within the plant body. बिल्कुल सही बात है कि डिफरेंशिएशन प्लांट में क्या आपका ओपन है। आप देख रहे हो ना कि एक सेल डिफरेंशिएट हो चुका है, फिर से वो क्या हो गया आपका? रीगेन कर लिया एबिलिटी, फिर से डिवाइड किया, और फिर से क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ। तो इसलिए क्या लिखा? डिफरेंशिएशन प्लांट इज ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी। बनाया कि नहीं? पहले पैरेन्काइमा था, वही पैरेन्काइमा क्या बना दिया? सेकेंडरी मेरिस्टेम। वही क्या बना दिया? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, में सब, है ना? द फाइनल स्ट्रक्चर एज मैच्योरिटी ऑफ अ सेल और टिश्यू इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द लोकेशन ऑफ द सेल। पक्की बात है ना? अगर वो मान लो कि वैस्कुलर टिश्यू है तो क्या बनाएगा? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। ऊपर है तो क्या बना देगा? फेलोडम, है ना? है ना? तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे सेल आपका लोकेटेड है। कॉर्टेक्स के ऊपर है, एपिडर्मिस के पास है तो फेलोडम बनाएगा। अंदर में है ना, पेरिसाइकिल के नीचे, तो क्या बनाएगा आपका? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अरे पेरिसाइकिल के नीचे क्या बनता है? तो एग्जाम्पल देखो, सेल्स पोजिशनड अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिफरेंशिएट एज रूट कैप। आपने देखा था रूट एपिकल मेरिस्टेम के जस्ट नीचे वाले सेल्स को क्या बोलते हैं? रूट कैप। वाइल दोज पुश टू द पेरिफेरी मैच्योर एज एपिडर्मिस। मतलब यही बता रहा है कि सेम सेल्स है, लेकिन अगर वो रूट के नीचे है तो रूट कैप बना लिया, ऊपर है तो क्या बना लिया? एपिडर्मिस बना लिया। मतलब ये बता रहा है कि सेल्स कहाँ पे है आपका, उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन डिसाइड होता है। सबसे ऊपर लेयर होगा तो क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? हाइपोडर्मिस। उसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स। सबसे नीचे आ गया तो क्या बना लिया? पिथ, है ना?
तो डिपेंड करता है कि सेम सेल्स है ना, सब तो पैरेन्काइमा ही बोलते हो आप। एपिडर्मिस किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा का। कॉर्टेक्स भी मेनली कौन है? पैरेन्काइमा। आपका जो नीचे पिथ क्या है? पैरेन्काइमा। अब नीचे आते हो देखो वही पिथ आपका मतलब पैरेन्काइमा पिथ कहला रहा है, ऊपर में क्या कहला रहा है? एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब देखो ये यही बात फिर से यहाँ पे है, ठीक है। डी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका? यहाँ पे स्पेशल फंक्शन मतलब यहाँ लिख दिया, देखो ये डॉटर सेल्स है। ये कैसे सेल है आपके? मेरिस्टेमेटिक सेल। माइक्रो डिवीजन क्या हो गया? डॉटर सेल। इसमें क्या हो जाएगा सबसे पहले? डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये स्पेशल फंक्शन स्पेशलाइज सेल हो गया है, मच्योर हो गया और अपना काम करना शुरू किया। और इसमें अब एबिलिटी नहीं है किसका? डिवीजन का। लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस पैरेन्काइमेटा सेल्स रिगेन द एबिलिटी टू डिवाइड एंड दस डिवाइड्स, है ना। ये क्या करेगा? रिगेन कर लेगा एबिलिटी किसका? डिवीजन का। तब इसी पैरेन्काइमा को जिसको हम बोलते थे डिफरेंशिएटेड सेल, अब क्या बोलने लगेंगे? डी डिफरेंशिएटेड। अब इसमें क्या हो गया? डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के बाद ये क्या बनाएगा? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, है ना। और फिर से क्या हो गया? लॉस्ट द डिवीजन ऑफ एबिलिटी ऑफ डिवीजन। फिर से इसमें क्या होगा? रीडिफरेंशिएशन, बन जाएगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम मेडुलरी। जैसे क्लियर है? यही बात साइकिल के फॉर्म में आगे दिया होगा आपका, ये देखो ये जी नोट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये कौन सा सेल आपका? मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। ये ऊपर गया आपका, ठीक है। इस फेज में एंटर कर जाएगा जी नोट फेज में। वहाँ पे क्या लिखा हुआ? डिफरेंशिएशन एंड देन लिफ्ट द सेल साइकिल एंड एंटर्स कौन सा फेज? जी नोट फेज। ये पहले क्या हुआ? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पहले क्या किया? डिफरेंशिएशन, है ना। और वहाँ से फिर निकल के कहाँ चला जाएगा? जी नोट में। जी नोट में किस फॉर्म में रहेगा? स्पेशलाइज सेल अपना काम कर रहा होगा, ठीक है। जब जरूरत होता है सेल का, ये फिर से क्या होगा आपका? अगेन एंटर्स द G1 फेज और क्या कर लेगा? ये डी डिफरेंशिएशन, है ना। और जैसे ही फिर से रीडिफरेंशिएशन फिर से छोड़ेगा, फिर काम आ जाएगा। मतलब ये काम चलता रहता है, ये हटाओ। आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना कि किसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, बस वो कॉन्सेप्ट। अब अगला टर्म क्या है हमारा? डेवलपमेंट। तो ग्रोथ तो देख लिया तुमने, अब क्या देख रहे हैं अपन? डेवलपमेंट देख रहे हैं, ठीक है। It is a term that includes all changes that an organism goes through during its life cycle from germination of the seed to senescence। प्लांट की बात कर रहे हैं ना अपन, है ना। तो जितने भी लाइफ में आपके इवेंट हुए सबको मिला के क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। मतलब एक सीड आपका जब जर्मिनेशन से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँच गया आपका? सेनेसेंस। उस बीच में जितनी भी एक्टिविटी होगी सबको मिला के क्या बोलेंगे अपन? डेवलपमेंट। इसका मतलब डेवलपमेंट सारे ग्रोथ को अपने अंदर क्या कर लेगा? इंक्लूड कर लेगा। आ रही बात समझ? तो देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस which constitute the development of a cell of a higher plant, it is also applicable to tissue and organ। यह जो डायग्राम आपका दिया हुआ है, यह एक सेल, टिश्यू या ऑर्गन का पूरा लाइफ साइकिल बता रहा है, मतलब डेवलपमेंट साइकिल बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है जो पढ़ चुके हो तुम लोग। ये कौन सा सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसमें पहले कौन सा ग्रोथ हुआ? प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब उसका प्लाज्मा ऐसा बढ़ेगा। सेल कभी भी डिवाइड करने से पहले क्या करता है? ग्रोथ, है ना, ग्रोथ करता है ना। इंटरफेज, इंटरफेज, है ना। तो पहले मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या हुआ आपका? प्लाज्मेटिक ग्रोथ हुआ। जैसे ही ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद दूसरा काम क्या होता है? डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन। जब डिवाइड कर गया तो और न्यू सेल्स बन जाएंगे। उस सेल का क्या होगा? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या क्या होता है आप जानते हो? यहाँ पे देखो, ये सारा साइकिल आप ध्यान से याद रखोगे, ठीक है। इसको समझना कैसे, देखो मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसमें पहला कौन सा ग्रोथ हुआ? प्लाज्मेटिक ग्रोथ। क्या कर गया ये? आपका ग्रो कर जाएगा सेल, उसके बाद उसमें क्या होगा? डिवीजन, है ना। अब जब प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है तो उसमें सेल का एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा? चलिए बताओ। ये सबको आप कोरिलेट करोगे, मेरिस्टेमेटिक सेल, प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ के कारण उसमें क्या हो जाएगा? एक्सपेंशन या इलोंगेशन, है ना। अब बात समझो। सेल का क्या हुआ? डिवीजन। डिवीजन के बाद फिर से सेल क्या करेगा? एलोंगेट। एलोंगेट करेगा ना। डिफरेंशिएट के बाद क्या होगा? एलोंगेशन। एलोंगेशन के बाद क्या होगा? मैच्योरेशन। सेल क्या हो गया? मैच्योर। मैच्योर सेल कहाँ जाता है फाइनली? सेनेसेंस। और फाइनली क्या हो जाएगा? डेथ। यही होता है हर सेल के साथ। सेल, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, डिवीजन, डिवीजन के बाद एलोंगेशन। कोई भी सेल आपका न्यू सेल्स बनता है उसमें क्या होता है? फिर एलोंगेशन। मतलब आपने पढ़ा है ना, हाँ, मेरिस्टेमेटिक रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ एलोंगेशन, उसके बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन। यही तो है आपका मेरिस्टेमेटिक सेल्स, प्लाज्मेटिक ग्रोथ, मतलब उसका सेल का साइज बढ़ा ताकि वो क्या हो जाए? डिवाइड। यहाँ पे डिवाइड हुआ, डिवाइड होने के बाद उसका क्या हुआ?
एक्सपांशन या एलोंगेशन, फिर क्या हुआ, मचुरेशन। मचुरेशन मतलब कौन वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन, है ना। मचुरेशन के बाद क्या हो गया, ये सेनेसेंस, सेनेसेंस के बाद डेथ। क्लियर है। अब एक टर्म आ गया आपका क्या, प्लास्टिसिटी। प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेज ऑफ लाइफ। दो चीज पे फोकस करना है यहाँ पे। बता रहा है कि अलग अलग कंडीशन में प्लांट अलग अलग पाथवे फॉलो करता है। दो कंडीशन है यहाँ पे। एक पाथवे क्या बना, किसके रिस्पॉन्स में देगा ये, एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में, और एक आपका फेजेज ऑफ लाइफ। मतलब आपको यह बताएगा कि दो कंडीशन लेंगे अपन, एक लेंगे किसका कंडीशन, फेजेज ऑफ लाइफ का, एक कंडीशन कैसा लेंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना। और देखेंगे कि प्लांट का सेम पार्ट इन दोनों कंडीशन में अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। आ रही बात समझ, इसी को अपन बोलते हैं अपन प्लास्टिसिटी, है ना। टू डिफरेंट पाथवे इन टू डिफरेंट कंडीशन। आई बात समझ, टू डिफरेंट पाथवे इन टू डिफरेंट कंडीशंस, दैट इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ठीक है। और कैसे रिस्पॉन्स देगा, रिस्पॉन्स प्लांट कैसे देता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर, है ना। अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन में कुछ अलग स्ट्रक्चर बना लेगा। मान लो लीफ का ले लिया हमने एग्जांपल, किसका, लीफ का। सेम लीफ, जब एनवायरमेंटल कंडीशन है तो थोड़ा अलग स्ट्रक्चर बनाया, और जब फेजेज ऑफ लाइफ है तो अलग स्ट्रक्चर बनाया। तो इसी को बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन टू डिफरेंट कंडीशंस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। क्या बोला आपका, डेवलपमेंटल हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सपर। बता रहा हूँ, सुनते जाओ। इन सच प्लांट्स द लीव्स ऑफ द जुवेनाइल प्लांट आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज ऑफ द मच्योर प्लांट। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, फेजेज ऑफ लाइफ। तो पहला आपको दिखा रहा है डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। हेट्रोफिली मतलब टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ, फिलस मतलब लीफ, हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो ये किसके खिलाफ दिखा रहा है कि जब अलग अलग फेज ऑफ लाइफ है तो सेम लीफ दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। देखो ना, जब जुवेनाइल प्लांट है ना, तो इस लीफ का शेप डिफरेंट है। जब वो लीफ कैसा हो गया, मच्योर प्लांट। मच्योर प्लांट में सेम लीफ अलग शेप का दिखेगा, और जुवेनाइल प्लांट में सेम लीफ अलग तरीके का दिखेगा, अलग शेप का दिखेगा। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, फेजेज ऑफ लाइफ। तो देखो, डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ में अलग अलग स्ट्रक्चर सेम लीफ बनाया कि नहीं, जुवेनाइल में उसका शेप अलग होगा, और जब वो प्लांट मच्योर हो गया तो उसका शेप अलग होगा। देखो डायग्राम से भी आप देख लोगे, ये देखो, हाँ देखो क्या दिखा रहा है, हेट्रोफिली इन लास्कापुर, ए और बी। तो देखो ये, जब जुवेनाइल है तो लीफ का शेप आपको दिख रहा है, और जब आपका एडल्ट हो गया तो लीफ का शेप देखो, है ना। तो सेम प्लांट है ना, लेकिन डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ में अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। जब ये जुवेनाइल है मतलब अभी यंग है, अच्छा है, तो कैसा बना रहा है, ऐसा शेप है लीफ का। और जब आपका एडल्ट हो गया तो लीफ का शेप क्या हो गया, चेंज हो गया कि नहीं। चलो, तो ये हो गया पहला वाला एग्जांपल, जो डिफरेंट हेट्रोफिली वाला एग्जांपल जो है वो किसका है आपका, किसका है, फेजेज ऑफ लाइफ का है ना। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, किसका है, एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो किसमें देखने को मिलता है, बटर कप या रैननकुलस। एग्जाम्पल एकदम याद होना चाहिए। डेवलपमेंटल हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ वाला जो हेट्रोफिली या प्लास्टिसिटी किसमें देखने को मिलता है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लैक्सबर में। और एनवायरमेंटल हेट्रोफिली किसमें देखने को मिलता है, बट देखो इसमें क्या होगा, इन दिस प्लांट लीव्स आर डिफरेंट इन शेप, प्रोड्यूस्ड इन एयर फ्रॉम लीव्स दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर। देखो तो हमने एनवायरमेंट कंडीशन चेंज कर दिया। सेम प्लांट है, एक बार ये पानी में ग्रो हो रहा है और एक कहाँ, एयर में। तो एयर वाला में जो ग्रो हो रहा है उसका लीफ का शेप अलग है, और पानी में जो ग्रो हो रहा है उसका लीफ का शेप अलग है ना। वाटर कप इज एन एमरजेंट हाइड्रोफाइट। एमरजेंट हाइड्रोफाइट मतलब ये क्या है, आपका एक्वाटिक प्लांट है जो पानी से बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम देख लो आप, ई में देखो तो, जब ये लैंड के ऊपर है इसके लीफ का शेप आपको दिख रहा है, और जो वाटर में तो लीफ का शेप देखो, दिख रहा है आपको। तो यही आपका हेट्रोफिली जो है आपका मतलब डिफरेंट लीफ स्ट्रक्चर इन टू डिफरेंट कंडीशन, सीधी बात है ना। डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ में भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, हाँ, मतलब एबिलिटी टू फॉर्म टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन टू डिफरेंट कंडीशन, है ना। और दो डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे क्या 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 लेंगे, एक फेजेज ऑफ लाइफ, दूसरा आपका इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्लियर है। दस अपन ये बोल सकते हैं आप, दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। बिल्कुल सही बात है। आपका ग्रोथ होगा,
तभी आपका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और तभी आपका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तुम्हारे बॉडी में जो छोटे छोटे ग्रोथ हो रहे हैं वही सब मिला के तो आपका क्या करवा रहा है, डेवलपमेंट। तो इसीलिए अपन बोलेंगे ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट सब आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। और ब्रॉडली अपन ऐसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, मतलब ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलप, है ना। तो डेवलपमेंट आपका ज़्यादा ब्रॉड टर्म है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ। ग्रोथ एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट। आई बात समझ। डेवलपमेंट इन प्लांट्स बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। अब डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। अभी बताया ना, ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ इन प्लांट्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक मतलब वैसा फैक्टर जो प्लांट के अंदर है, और एक्सट्रिंसिक मतलब ऐसा फैक्टर जो प्लांट के बाहर है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फैक्टर्स मतलब इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल, एक्सटेंशन मतलब एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका क्या होगा, इंट्रा सेलुलर। एक सेल के अंदर आप जानते हो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है, जीन। और जीन हमारे ग्रोथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि नहीं। आपके अंदर सबके लिए, सब काम के लिए जीन है कि नहीं। आपका हेयर कलर कैसा होगा, है ना, आपका आई कलर कैसा होगा, हाइट कितना होगा, सबके लिए क्या है आपके बॉडी में, जीन है। तो एक तो इंटरनल फैक्टर क्या हो गया आपका, जेनेटिक। दूसरा आपका इंट्रा सेलुलर होता है, जीन कहाँ होंगे, सेल के अंदर होंगे। और दूसरा दो सेल के बीच में क्या होगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। हार्मोन क्या होता है, हमेशा एक सेल निकालता है, सोर्स उसका कोई और होगा, लेकिन वो एक्ट कहीं और करेगा, मतलब निकालता कहीं और है। आपने पढ़ा है किसमें, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में। तो हार्मोन एक जगह से निकलता है और उसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे जगह, मतलब उसका सोर्स कोई और होगा लेकिन काम वो कहीं और करता है, टारगेट ऑर्गेनिज्म कोई और होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि निकला रूट में, लेकिन वो काम कर रहा है जाके कहाँ पे, लीफ में, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंट्रासेलुलर होगा कि नहीं। तो इंटरनल फैक्टर को दो पार्ट में बांट दिया, इंट्रासेलुलर मतलब जीन, और इंटरसेलुलर मतलब हॉर्मोन्स, ठीक है। मेन हमें किस पे फोकस करना है, हॉर्मोन्स के ऊपर, किसके ऊपर, पीजीआर। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या होगा, लाइट होगा, टेम्परेचर होगा, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, यही सब होगा। क्लियर है। तब आगे किस पे अपन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, पीजीआर। ऐसे को बोलोगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसको क्या बोलते हैं, पीजीआर्स, आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। सबसे पहली बात तो याद रखो, पीजीआर बहुत छोटा मॉलिक्यूल्स होता है, सब मॉलिक्यूल्स ही है ना, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरी बात, प्लांट में इनका सिक्रीशन बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है ना। और इसका जो केमिकल कंपोजिशन है डाइवर्स है, मतलब हर हार्मोन में देखोगे अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है, ऑक्सीजन में कुछ और होगा, साइटोकाइनिन में कुछ और होगा, गिबरेलिंस में कुछ और होगा, है ना। तो इसमें क्या है, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। द पीजीआर्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस इन अ लिविंग प्लांट बॉडी। दो पार्ट में इसको आप बांट सकते हो, एक को प्रोमोटर बोलेंगे और एक को इनहिबिटर। जो प्लांट ग्रोथ को प्रोमोट करेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ प्रोमोटर्स, और जो इनहिबिट करेगा क्या बोलेंगे, इनहिबिटर्स, है ना। अब इसमें आपको याद रखना है एग्जाम्पल, 5 हार्मोन के बारे में पढ़ना अपन को, कितने, 5, है ना। उस 5 हार्मोन में आपके आपके कौन कौन से आपके प्रोमोटर है और कौन कौन से इनहिबिटर है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। मेनली 3 प्रोमोटर है, एक आपका इनहिबिटर है, और एक आपका दोनों में आता है, प्रोमोटर प्लस इनहिबिटर, है ना। लेकिन ज़्यादा क्या है उसका रोल, इनहिबिटर के रूप में। तो कौन किसकी बात करें, इथाइलिन की। देखो प्रोमोटर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कौन आपका, इंडोल कंपाउंड्स, मतलब किससे बना हुआ है, इंडोल से, है ना। फॉर एग्जांपल IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड। दूसरा एग्जांपल क्या है, टर्पीन्स, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, इंडोल, इसका क्या हो गया, टर्पीन्स, कौन है आपका, गिबरलिक एसिड, या इसको क्या बोलते हैं, DA3। अगला क्या है, एडेनिन, इसमें कौन है आपका, एडेनिन, कौन हो गया आपका, N6 परफ्यूराइल अमाइनो प्यूरिन, या क्या बोलेंगे, काइनेटिन। ये सब सारे हार्मोन्स के एग्जांपल है, अभी देखते हैं कि किस ग्रुप में आएगा ये सब, ठीक है। ग्रोथ इनहिबिटर में कौन आएगा आपका, डेरिवेटिव्स ऑफ किसका, आपका कैरोटीनॉइड, इसमें कौन आ गया आपका, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड आपके क्या है, इनहिबिटर। बाकी 3 क्या है, प्रोमोटर, है ना। 3 में आप देखेंगे एब्सिसिक एसिड को बस याद रखना है क्या है, इनहिबिटर। बाकी 3 प्रोमोटर। इथाइलिन जो है वो एक ही आपका गैसियस हार्मोन है, कैसा हार्मोन है,
गैसियस, ये भी याद रखने का। इथाइलिन इज अ सिंगल गैसियस हार्मोन, और वह आपका प्रोमोटर की तरह भी काम करता है कभी कभी, और इनहिबिटर की तरह भी काम करता है, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट उसका कैसा है? इनहिबिटरी, इनहिबिटरी। ज़्यादा इफेक्ट कैसा है उसका? इनहिबिटरी। क्लियर है? अब देखो, गैसियस पीजीआर क्या नाम है उसका? इथाइलिन। बता दिया, एक ही गैसियस पीजीआर है, कौन है आपका? इथाइलिन। गैसियस पीजीआर इथाइलिन कुड फिट आइदर ऑफ द ग्रुप्स, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी, है ना? मतलब वो दोनों ग्रुप में फिट हो सकता है, प्रोमोटर में भी और इनहिबिटर में भी, लेकिन ज़्यादा रोल किस में है उसका? इनहिबिटर में। दोनों में से अगर ऑप्शन चुनने आ जाए तो क्या चुनेंगे? चलो शुरुआत हो गई किससे अब? ऑक्जिन। पहला जो पढ़ेंगे, 5 हार्मोन पढ़ना, उसमें पहला क्या है? ऑक्जिन, है ना? ऑक्जिन टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ऑक्जिन विच मीन्स टू ग्रो। हिस्ट्री देखो, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, क्या नाम था उनका? फ्रांसिस डार्विन। इन दोनों ने ही इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करा था, डिस्कवर नहीं, ऑब्जर्व करा था। किसको? ऑक्जिन को। क्या किया था इन्होंने? देखो, दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल्स ऑफ, कोलियोप्टाइल जानते हो ना? हाँ हाँ, कोलियोप्टाइल बताया नहीं था? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोडाइजा, मोनोकॉट में, मोनोकॉट के एम्ब्रियो में लिम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलियोप्टाइल। और रूट के ऊपर जो होता है? कोलियोराइजा। याद है ना? ठीक है। तो देखो, कोलियोप्टाइल की बात कर रहा है, किस ग्रास की बात कर रहा है? कैनरी ग्रास। और ग्रास क्या है? मोनोकॉट, है ना? तो इसीलिए लिखा हुआ है, दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोटाइप्स ऑफ कैनरी ग्रास रेस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल एल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। क्या शो किया? फोटोट्रॉपिज्म। देखो बहुत सिंपल है, ये क्या देखा इन्होंने कि ग्रास को देखना शुरू किया। किस ग्रास को? कैनरी ग्रास। तो मान लो ये इसका कोलियोप्टाइल है, क्या है? कोलियोप्टाइल। अब ये स्ट्रेट है आपका, है ना? अब क्या लिख रहा है? रेस्पॉन्डेड टू यूनिलैटरल एल्यूमिनेशन। यूनिलैटरल मतलब एक साइड से ही लाइट देंगे, दोनों साइड से नहीं, किधर से? एक साइड से। तो मान लो लाइट इधर से जब इस पे पड़ा, तो देखने में क्या आया इनको कि अगली बार ये ऐसा कुछ हो गया, पहले ऐसे था, सीधा था, अब ये इधर क्या कर गया? बेंड कर गया। कौन आपका? कोलियोप्टाइल। ये कोलियोप्टाइल लाइट की तरफ क्या हो गया? बेंड हो गया। तब इन्होंने सोचा कि भाई ये बेंड कैसे हो गया, है ना? लाइट आ रहा तो बेंड हो गया, मतलब जरूर इस कोलियोटाइप में कोई ना कोई केमिकल होगा जो इसका ग्रोथ करवा रहा है उधर, है ना? ठीक है। अब देखो, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इट was concluded that the tip of coleoptile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire coleoptile। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनको पता चला, अच्छा, कि द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस। मतलब यस, कोलियोप्टाइल के टिप पे ट्रांसमेबल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या? ये जो कोलियोप्टाइल का टिप है, कोई ना कोई क्या कंटेन कर रहा है? केमिकल। और वही केमिकल क्या करवा रहा है? बेंडिंग ऑफ दिस कोलियोप्टाइल टुवर्ड्स सनलाइट। आई बात समझ, है ना? तो ये केमिकल बाद में जाके पता चला था क्या था? ऑक्सीजन। क्या था आपका? ऑक्सीजन। ठीक है। ये देखो आप, ये में आपका क्या है? ऊपर में कोलियोप्टाइल, है ना? अब ये दिखा रहा है, सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो देखो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना? ए नंबर और बी नंबर में देखो, इन्होंने क्या, इस कोलियोप्टाइल को क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? कट कर दिया। तो देखो, दो चीज देखना आप, ये एरो आपको दिखा रहा है, ठीक है? पहले मैं क्या दिखा कि सनलाइट जब आ रहा है ना? ये कोलियोप्टाइल क्या है? किधर मुड़ गया आपका? सनलाइट की तरफ। दिख रहा है? इसमें देखा गया कि अब लाइट आ रहा है, इसमें हमने कोलियोप्टाइल को क्या कर दिया? कट कर दिया। क्या कर दिया? कट। तो कट करने के बाद देखा कि कोई आपका बेंडिंग नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कट करने के बाद कोई बेंडिंग नहीं था, ऐसा क्यों? कट कर दिया तो जो सोर्स ऑफ आपका ऑक्सीजन था उसको हमने हटा दिया वहां से। ठीक है। अब देखो, FW वेंट, ही इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने बस ऑब्जर्वेशन किया था, लेकिन पर्टिकुलरली इसका डिस्कवरी किसने किया? FW वेंट ने। ही इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड ही ऑल्सो क्वाइन द टर्म ऑक्सीजन। इन्होंने ही सबसे पहला वर्ड कौन सा यूज किया? ऑक्सीजन। आइसोलेटेड ऑक्सीजन फ्रॉम टिप्स ऑफ कोलियोटाइप्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। जो डार्विन का एक्सपेरिमेंट था, कैनरी ग्रास के ऊपर था, लेकिन FW का एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था? ओट सीडलिंग्स के ऊपर था। इन्होंने ऑक्सीजन निकाला था, लेकिन कहाँ से? ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से। सीडलिंग्स मतलब एम्ब्रियो ही हो गया ना?
एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करता है सबसे पहले क्या बनता है, सीडलिंग। इन्होंने उस ओट सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से निकाला था किसको, ऑक्जिन का। सेम एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने भी देखा क्या कर रहा है, मुड़ रहा है उधर, ये समझ गया कि क्या है यहाँ पे, ऑक्जिन है। उन्होंने डिस्कवर भी कर दिया, उसका नाम भी दे दिया क्या, ऑक्जिन। अब अगर आपको कहीं पे भी क्या करना है, ऑक्जिन के प्रेजेंस को पता करना है, क्या करना है, ऑक्जिन के प्रेजेंस को पता करना है, उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसका नाम है बायो एसे ऑफ ऑक्जिन, है ना। बायो एसे ऑफ ऑक्जिन मतलब आपको पता करना है कि यहाँ पे ऑक्जिन प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम क्या है, एविना कर्वेचर टेस्ट, वही चीज़ है ना। कर्वेचर मतलब अगर आपने लाइट दिया एक साइड से, अगर वो बेंड कर गया मतलब हाँ ऑक्जिन है, नहीं बेंड किया तो ऑक्जिन नहीं है। तो बस आप टेस्ट का नाम याद रखोगे, इसका पूरा प्रिंसिपल नहीं जानना है। जानना होगा तो नीचे लगा दिया है नोट्स में मैंने पूरा डिटेल, है ना। लेकिन उतना पूछता नहीं है, सीधे आप इतना पूछ सकता है कि अगर बायो एसे ऑफ ऑक्जिन करना है, मतलब ऑक्जिन के बारे में पता करना है, यही टर्म लिखता है एग्जैक्टली, बायो एसे ऑफ ऑक्जिन। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है, एविना कर्वेचर टेस्ट, ठीक है। अब देखो अगला कौन है आपका, अगला आपका कॉगल एंड एगेंजमेंट, है ना। फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड ऑक्जिन फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। इन्होंने सबसे पहले ऑक्जिन को कहाँ से आइसोलेट किया था, ह्यूमन यूरिन से। वो तो प्लांट में उन्होंने ढूंढा था, ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले इन्होंने एगस्मिथ और कॉग ने क्या किया था, आपका यू ऑक्जिन को निकाला था, ठीक है। आगे देखो सिंथेसिस कैसा हुआ ऑक्जिन का, प्री कर्सर फॉर ऑक्जिन इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या है आपका, अमाइनो एसिड, है ना। इसी अमाइनो एसिड से सबसे पहले किसको निकाला था इन्होंने, ऑक्जिन को, है ना। जिंक इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्जिन, यही सब क्वेश्चन पूछेगा। प्रिकर्सर ऑफ ऑक्जिन इज ट्रिप्टोफैन। दूसरा, अगर ट्रिप्टोफैन है लेकिन जिंक अगर नहीं है तो भी क्या नहीं बनेगा आपका, ऑक्जिन। मतलब जिंक का प्रेजेंस जरूरी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्जिन, इंपॉर्टेंट लाइन। ऑक्जिन्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स। और फिर से यह भी लाइन इंपॉर्टेंट हो गया, सोर्स ऑफ ऑक्जिन, कहाँ आपको ऑक्जिन भर भर के मिलेगा, जहाँ पे ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। मतलब ऑक्जिन आपको मिलता है रूट, एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट, मतलब रूट के टिप पे और स्टेम के टिप पे आपको क्या दिखेगा, ऑक्जिन। तो सोर्स ऑफ ऑक्जिन क्या हो गया, रूट टिप एंड शूट टिप, ठीक है। अगला, आफ्टर सिंथेसिस ऑक्जिन्स माइग्रेट टू द रीजन्स ऑफ द एक्शन, बताया तो, बना कहीं और, उसके बाद ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा इसका, दूसरे जगह, वहां पे जाके क्या करवाएगा, एक्शन लेगा। इसका ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा आपका, पोलर एंड वेजिपिटल। वेजिपिटल क्या होता है भाई, हाँ न्यू, है ना। तो ये क्या होगा इसका, पोलर होता है, और कैसा होगा आपका, वेजिपिटल। अगला देखो टाइप्स ऑफ ऑक्जिन। ऑक्जिन दो टाइप का है आपका, पहला कौन सा है, नेचुरल ऑक्जिन। सच ऑक्जिन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, क्योंकि सीधा सीधा प्लांट से निकाला तो क्या बोलेंगे, नेचुरल, और लैब में जिसको बनाएंगे क्या बोल देंगे, सिंथेटिक, है ना। तो देखो सच ऑक्जिन्स हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, फॉर एग्जांपल एंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये सब यही एग्जांपल आपको याद रखना है। IAA इसका एग्जांपल है ऑक्जिन का, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड किसका एग्जांपल है, ऑक्जिन का। और दोनों कैसे ऑक्जिन है, नेचुरल ऑक्जिन। दूसरा कौन सा आपका, सिंथेटिक ऑक्जिन। सच ऑक्जिन्स हैव बीन आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड, है ना। फॉर एग्जांपल NaA नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-T 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, IPA इंडोल प्रोपेनोइक और पायरुविक एसिड। ये सब किसके एग्जांपल है, सिंथेटिक ऑक्जिन के, इसके सिंथेटिक। अब इस सबका फंक्शन भी देखेंगे अपन। बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक ऑक्जिन्स हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉरिकल्चर प्रैक्टिसेस, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। सबका बहुत सारा यूज है ना। एक तो हम खेती में बहुत सारा यूज करते हैं इसका, हॉर्टिकल्चर में यूज करते हैं इसका, है ना। आपका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन मतलब बहुत सारा, मतलब यह बता रहा है कि आगे आप क्या पढ़ने जा रहे हो, फंक्शंस ऑफ ऑक्जिन। क्या पढ़ेंगे अपन, फंक्शन ऑफ ऑक्जिन। पहला क्या लिखा हुआ है, एपिकल डोमिनेंस, क्या लिखा हुआ है, अबे सुन लो क्या होता है, ठीक है। क्या मान लो आपका एक, ये देखो ना यहाँ पे दिया ही हुआ, ये आपको दिख रहा है पूरा प्लांट, इसके टिप पे एक बर्ड है, क्या है आपका, टिप पे बर्ड है। इस बर्ड को क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड, क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड, है ना। यह बर्ड जब तक यहाँ रहेगा ना, तब तक यहाँ पे अब न्यू लिफ नहीं ग्रो हो सकते। मतलब इसके आगे अब ये नोट्स, लिफ कहाँ ग्रो होता है, नोट्स के पास, है ना। मतलब इसके बर्ड अभी ग्रो नहीं हो सकते हैं जब तक यह बर्ड यहाँ पे है।
तब तक ये आगे इस प्लांट को ग्रो अब नहीं होने देगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। मतलब जो एपिकल पोजीशन पे, एपिकल मतलब एपेक्स, कौन है? बर्ड है ना, एपिकल बर्ड। यह बर्ड नीचे वाले जो भी नोड्स है वहां पे न्यू लीफ को ग्रो नहीं करने दे रहा। तो अपन क्या करेंगे, इसको कट करके हटा दो। जैसे ही कट करके हटाया, देखो तो यहाँ पे ग्रो हो गया कि नहीं ऊपर, दिख रहा है आपको? इसी को एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं। मतलब ग्रोथ इज इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ टर्मिनल बर्ड, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। तो जो ऑक्जिन है ना, वो एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता है। क्या करता है? प्रोमोट। मतलब यह आगे प्लांट को ग्रो होने से रोकता है। ठीक है, वही लिख रहा है। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड inhibits the growth of the lateral axillary buds, a phenomenon called as apical dominance। मतलब यह खुद का अपना ग्रोथ करेगा एपिकल, लेकिन बगल बगल वाला जो भी एक्सिलरी बर्ड है ना, उस एक्सिलरी बर्ड को ग्रो नहीं करने देगा। मतलब एपिकल बर्ड किसके ग्रोथ को रोक रहा है? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कहाँ होता है? साइड साइड में होता है ना, पढ़ा है ना? ठीक है, हाँ। तो जो टॉप वाला बर्ड है वो एक्सिलरी बर्ड को ग्रो नहीं करने देगा, दिस इज कॉल्ड एज एपिकल डोमिनेंस। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, इसको हमने कट करके हटा दिया, जिसको बोलते हैं अपन डीकैपिटेशन। याद रखना, डीकैपिटेशन क्या है? रिमूवल ऑफ शूट टिप्स। इस एपिकल बर्ड को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डीकैपिटेशन। यूजुअली रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड्स, है ना। इट इज वाइडली अप्लाइड इन टी प्लांटेशंस एंड इन हेज मेकिंग। हेज मेकिंग मतलब गार्डन में आप जाते होंगे, देखते होंगे हमेशा लेके वो काटता रहता है ऐसा करके, देखते हो, शेप में लाने के लिए। वो क्यों काटता है? एपिकल डोमिनेंस को हटाने के लिए, ताकि और ज़्यादा क्या निकले उसमें, लीफ वगैरह निकले, तो और ज़्यादा वो प्लांट क्या होगा? घना होगा। उसको बोलते हैं हेज मेकिंग। हेज मेकिंग मतलब आप देखते होंगे कहीं पे भी जाओ ना, रिजॉर्ट वगैरह में, तो आप देखोगे बहुत अच्छे से प्लांटेशन होता है, बहुत घना घना होता है वो। कैसे घना होता है? बार बार उसका प्रूनिंग चलता रहता है। डिकैपिटेशन मतलब एपिकल डोमिनेंस को वहाँ पे क्या करता है वो लोग? हटाता है, ताकि एक्सिलरी बर्ड और ग्रो करेगा तो और लीफ निकलेगा, और ज़्यादा घना होगा वो, और ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, टी में भी आप देखोगे ना, कहीं पे भी देखना, टीवी वगैरह में दिखाता है, वहाँ पे ऐसे बांधा रहेगा, ऐसे करके उसको काटता जाता है। क्यों? क्या हटाता है? एपिकल डोमिनेंस, ताकि ज़्यादा पत्ती आएगी, ज़्यादा पत्ती आएगी तो उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। बात समझ में आई? चलो आगे देखो। अगला किस में हेल्प करता है? रूट इनिशिएशन में। किस में? रूट इनिशिएशन। मतलब मान लो आपने कोई प्लांट काट के लाया स्टेम से। किससे? स्टेम से। जैसे रोज प्लांट है ना, अब उसको जाके क्या करेंगे अपन? ग्राउंड में लगा दिया, और चाहते हैं स्टेम के ऊपर अब क्या ग्रो हो जाए? रूट। तो वहाँ पे क्या डाल दो? ऑक्सीजन, है ना। तो स्टेम कटिंग्स वगैरह पे क्या करवा देगा? रूट का इनिशिएशन, है ना। ऑक्सीजन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। तो आपने प्लांट आपने पढ़ा है ना, स्टेम पार्ट से भी हम नया प्लांट बना सकते हैं। कैसे? स्टेम को काट के लाया और कहाँ डाल दिया? मिट्टी में, है ना। या ट्यूब में ग्रो कर लो, उसमें क्या डाल दो? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपके स्टेम पे क्या कर रहा है? रूट का ग्रोथ करवाता है। तो ऑक्सीजन हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग्स। दिस एप्लीकेशन इज वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। न्यू प्लांट, प्लांट प्रोपेगेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ होल प्लांट फ्रॉम प्लांट पार्ट्स, है ना। अगला क्या है आपका? फ्लावरिंग। ऑक्सिन्स प्रोमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। किसमें? पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है। ठीक है, चलो देखो। हाँ, तो ऑक्सिन किसको प्रमोट करता है? आपका फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, ये सब याद रखना है। ठीक है, अगला क्या लिखा हुआ है? एब्सिशन, है ना। एब्सिशन मतलब होता है ऑक्सिन्स हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रोमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मच्योर लीव्स एंड फ्रूट। एब्सिशन मतलब होता है कि किसी चीज का टूट के गिर जाना, फॉलिंग, हाँ ऐसे बोल सकते हो, है ना। टूट के गिर जाना को क्या बोलते हैं? एब्सिशन। तो देखो ये क्या करता है? प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस। मतलब जब आपका लीफ और फ्रूट अभी मच्योर नहीं हुआ है, मतलब अभी ग्रो ही हो रहा है, तब इसमें हेल्प करता है। इसमें अर्ली ड्रॉप ऑफ लीफ एंड फ्रूट, मतलब ये टाइम देता है कि भाई तुम अच्छे से मच्योर हो। लेकिन जब वही फ्रूट या लीफ पक जाता है या बुढ़ा हो जाता है तो उसको ये गिरा देता है। आज समझ में आई? मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद है। जब फ्रूट क्या हो गया या लीफ क्या हो गया? सेनेसेंस में पहुंच गया, मच्योर हो गया पूरी तरह से, तो उसका एब्सेशन प्रमोट करता है। लेकिन अर्ली वाले लीफ एंड फ्रूट के एब्सेशन को डिले करता है, इनहिबिट करता है। ठीक है, क्लियर है। पार्थेनोकार्पी, ये तो जानते हो आप। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज। पार्थेनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट, है ना। मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना। तो पार्थेनोकार्पी में भी हेल्प करता है कौन? आपका ऑक्सिन।
मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ये टोमेटोज को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये पार्थेनोकार्पिक को क्या करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है। अगला हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड। हर्बिसाइड समझते हो ना, मान लिया आपने फील्ड में कुछ यूजफुल प्लांट लगाए, उस यूजफुल प्लांट के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट भी आ जाते हैं ना, है ना, छोटे छोटे, उसको बोलते हैं हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड। उस अनवांटेड प्लांट को हमें हटाना होता है। क्यों हटाना है, आपने यूजफुल प्लांट डाला है, वो सारा न्यूट्रिएंट तो वो ले लेगा ना, उसको हटाना जरूरी है। तो हम ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन में मेनली 2,4-D का जिक्र होगा, किसका, 2,4-D। देखो ऑक्सीजन यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, 2,4-D वाइडली यूज टू किल डाइकॉट्स। अब यहाँ पे फिर से इंपॉर्टेंट हो गया क्या आपका, डाइकॉट। 2,4-D मोनोकॉट पे काम, किस पे काम करता है, डाइकॉट के वीड्स पे, मतलब अनवांटेड डाइकॉट प्लांट, है ना। 2,4-D widely used to kill dicotyledonous weeds. 2,4-D does not affect mature monocot plant. It is used to prepare weed-free lawns by gardeners. पूरा मोनोकॉट प्लांट लगा के रखता है ना गार्डन में, वहाँ पे मान लो कि अनवांटेड डाइकॉट आ गया, उसको हटाने के लिए किसको डाल दिया इसने, 2,4-D को। ऑक्सीजन में भी किसको, 2,4-D। 2,4-D सिंथेटिक है या कि नेचुरल है, सिंथेटिक है। डालोगे ये सारे डाइकॉट को अफेक्ट करेगा, मोनोकॉट को अफेक्ट नहीं करेगा। अगला किस में हेल्प करता है, जाइलम को डिफरेंशिएशन, मतलब जाइलम के सेल्स को डिफरेंशिएट करने में, है ना। जाइलम, ऑक्सीजन कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन। अगला सेल डिवीजन, ऑक्सीजन हेल्प्स इन सेल डिवीजन। अगला क्या है, पोटैटो डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन हो तो उसको ग्रो नहीं करने देना, बचा के रखना, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर से क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। तो पोटैटो डोरमेंसी। MH एग्जाम्पल क्या आपका, मैलिक हाइड्रोजाइड एंड अल्फा NA कीप लैटरल बड्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स डोरमेंट। आप जानते हो पोटैटो में क्या होता है, उसका ट्यूबर्स ही होता है ना जो ग्रो करता है। जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगा इस ट्यूबर्स को क्या करता है, ग्रो नहीं कर देता है, उसको बोलते हैं डोरमेंसी। डोरमेंसी मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल कंडीशन में इसको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, मतलब उसमें उसका ग्रोथ नहीं होगा। जैसे ही आपका फेवरेबल कंडीशन आएगा सीड क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। तो पोटैटो को लैटरल बड्स को क्या करता है, डोरमेंट बना के रखता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। दस पोटैटो ट्यूबर्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। बायो एसे ऑफ ऑक्सीजन बता ही दिया। इट इज अ बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस। बायो ऐसे मतलब बायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस ऑन अ प्लांट और इट्स पार्ट, मतलब प्लांट के किसी पार्ट में किसी चीज़ को ढूंढना, किसी केमिकल को ढूंढना, वही क्या कहलाता है, बायो ऐसे। तो दो टेस्ट आपका अवेना कर्वेचर और दूसरा आपका रूट ग्रोथ इनहिबिशन, है ना। इन दोनों टेस्ट को करवा के अपन पता कर सकते हैं क्या आपका, कि वहाँ पे ऑक्सीजन है या नहीं है। क्लियर है। अगला कौन सा आपका, गिबरलिंस, जो देखेंगे अपन कल, ठीक है। इन सब का लास्ट में मैंने ट्रिक्स भी लगा दिए हैं, ठीक है। लास्ट में आप देखोगे इसके ट्रिक्स लगे होंगे, उसको देखेंगे अपन सबसे लास्ट में। जैसे कल आपको ये देखो, ऐसे तो कुछ आपका बेसिक बातें हैं, लेकिन सारे हार्मोन का ट्रिक मैंने लगाया होगा, ठीक है। एग्जाम्पल जो अभी पढ़ा ना तुमने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी दिया हुआ आपका, और फिर आपके सारे ट्रिक्स दिए होंगे कि कैसे कैसे आप